ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। सो मैनू पंजाबी इन्नी की होंगी है। सो लेट्स नाउ स्विच टू हिंदी एंड इंग्लिश। उसमें मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अगर यहाँ तक ठीक रहा तो आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी यूज़ कर सकूँ, बिकॉज़ आपको भी पता है कि ये एग्ज़ाम मास्टर कैडर साइंस का जो है वो पंजाब के स्टेट के लिए ही है। तो यस, पंजाबी जो है वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी हम लोगों को। सो आई विल ट्राई मोर एंड मोर इन नेक्स्ट वीडियो, बट आज अब आगे की वीडियो हिंदी और इंग्लिश में ही रहेगी। सो जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि आज की वीडियो हमारे पास स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट के लिए है, क्योंकि ऐसा है केमिस्ट्री को पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा फिर से आपको डिस्कस कर दूं कि कैसे कैसे चल रहा है एग्ज़ाम का इस मास्टर कैडर साइंस का। मास्टर कैडर साइंस के एग्ज़ाम के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको साइंस में 3 सब्जेक्ट्स तैयार करके जाने हैं। नो डाउट एग्ज़ाम में 5 ऑप्शंस हैं आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। उसमें से आपको कोई भी 3 तैयार करके जाने हैं और वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट भी 3 पार्ट्स में से करना है, ठीक है। तो उसमें से एक पार्ट केमिस्ट्री है जो बहुत सारे स्टूडेंट चूज़ करते हैं, जैसे जो मेडिकल वाले हैं बॉटनी ज़ूलॉजी के साथ वो भी करते हैं, जो फिजिक्स मैथ्स के साथ है वो भी करते हैं। तो ज़्यादा नंबर रहता है कि केमिस्ट्री वाला पार्ट ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयार करेंगे। तो ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें जो आपके पास 3 पार्ट्स हैं, केमिस्ट्री में फर्दर 3 पार्ट्स हैं, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक, एक फिजिकल। तो उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए। और अगर एक एवरेज नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा डराती है स्टूडेंट्स को। आई डोंट नो मतलब क्या उसके पीछे फोबिया रहता है, थोड़े बहुत रीजंस मुझे पता भी है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। या जैसे अभी मेरे अपने लाइफ बैच में एक बार बात हो रही थी ऐसे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसमें एक स्टूडेंट ने मेरे को यही चीज़ बोली कि मैम हमें तो ऐसा लगता है कि जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली वो तो बहुत होशियार है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उनके थॉट प्रोसेस ऐसी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है और जो कर लेता है वो तो पता नहीं मतलब अलग ही दुनिया का है या बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बट इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल और स्ट्रेटेजिक वे फॉलो करना होता है। मैथमेटिकल अप्रोच मैंने क्यों कहा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बढ़िया उन्हीं स्टूडेंट्स को आती है जिनका पेपर पेन के साथ कनेक्शन कभी नहीं जाता। अगर हाथ से पेपर पेन छूटा तो कनेक्शन यहाँ से टूटा, समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली। तो आपके पेपर पेन ना साथ में हमेशा रहना चाहिए। कोई भी चीज़ आपने पढ़ी पेपर पेन पे उसको समराइज़ करो और समराइज करके देखो कि कितनी चीज़ें आपको याद रही हैं, कितनी चीज़ें आपको भूल रही हैं। जो चीज़ें आपको भूल रही हैं वो स्पेशली फिर हाईलाइट करके रखनी होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम अब जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ो तो आप ये स्पेशल फोकस करके रखो कि ये टॉपिक या ये वाला पार्ट मेरे को पहले भूल रहा था, अब मुझे भूलना नहीं है इस टॉपिक को, ठीक है। तो जब वो चीज़ हाईलाइट करके रखी जाती है ना, तो सेकेंड टाइम माइंड अपने आप सिग्नल्स देता है कि नहीं अब इस चीज़ को भूलना नहीं है और याद रखना है। तो ये तो एक कॉमन सा आपके लिए टिप था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जो भी आप यहाँ पे समराइज करने वाली बात कर रहे हो स्ट्रेटेजिक वे में वो कैसे वर्क करती है। बट आई विल डिस्कस अबाउट स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स और टॉपिक्स और हर चीज़ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या पार्ट पहले करना है, कितना करना है, कैसे करना है, और उसके जो आपको याद करने का तरीका है या मेमोराइज करने का तरीका है कुछ चीज़ों को, जो तो फैक्ट बेस्ड है, कंसेप्चुअल है, वो तो हो जाएंगे, बट जो मेमोरी बेस्ड है उनको कैसे लंबे टाइम तक रिटेन रखना है अपने माइंड में, वो भी सब मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। चलिए, तो अब बात करती हूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की।
अगर आप मास्टर कैडर साइंस में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो देखो तो नो डाउट बहुत वास्ट सिलेबस दिया गया है। अब उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही 13 यूनिट्स मेंशन है। मतलब अगर आप ये फिजिक्स या किसी और यूनिट का देखो तो उनकी ओवरऑल 13-14 यूनिट्स या जो भी है इतना सा रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में एक पोर्शन की ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 13 यूनिट्स मेंशन है। अब उन 13 यूनिट्स में से अगर मैं जैसे प्रीवियस ईयर पेपर 2020 वाले की बात करूं तो उसमें से उस पेपर में 17 क्वेश्चंस थे। 50 आपके पास टोटल क्वेश्चंस रहेंगे केमिस्ट्री के, तो उसमें से 17 क्वेश्चंस जो थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। इट मीन्स नंबर भी अच्छा खासा रहेगा पेपर में क्वेश्चंस का। तो 15-18 ये रेशो रहेगी क्वेश्चंस की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15-18 आपको मिलेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा फोबिया मुझे लगता है और जो मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया है वो रहता है इस वजह से क्योंकि उनके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। मेन मुद्दा इसी बात से शुरू होता है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। अब बेसिक्स कैसे क्लियर होंगे और हम बेसिक्स क्लियर करेंगे या एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको तैयारी अपने बेसिक से ही करनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है, बेसिक टू एडवांस्ड। और बेसिक के लिए सबसे पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आप कह लो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वाली यूनिट उठानी है, जिसमें आपको जनरल कंसेप्ट्स के बारे में पता चलेगा कि हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक है जो कहीं पे भी यूज़ होंगी हमारे पास, ये हमें पहले क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही हमें थोड़ा बहुत नॉलेज इस यूनिट में इंटरमीडिएट्स के बारे में होना चाहिए कि किसी रिएक्शन प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन या कार्बीन, नाइट्रीन वगैरह है या फ्री रेडिकल्स हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के लिए क्या फैक्टर्स रहते हैं और उनकी जनरेशन वगैरह कैसे होती है, मतलब थोड़ा सा इंटरमीडिएट्स का। तो ये जो पोर्शन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ जनरल कंसेप्ट्स या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, जब बेसिक क्लियर हो गए आपके तो आपको ये चीज़ का आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या स्पीशीज़ है, न्यूक्लियोफाइल क्या स्पीशीज़ है, और कोई भी रिएक्शन अगर सबसे पहले स्टार्ट होगी ना तो रिएक्शन इन्हीं दो के बीच होती है, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करेगा, या बेसिक एसिड बेस वाली रिएक्शन। तो जब ये पहचान आ जाती है ना कि डोनेट किसने करने हैं और एक्सेप्ट किसने करने हैं, तो रिएक्शन का जो पाथवे है या जो डायरेक्शन है वो अपने आप समझ आने लग जाती है, एक स्टार्ट मिल जाता है। तो आगे फिर आप अपने आप अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो एंड प्रोडक्ट तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हो। सो क्या कंक्लूजन है इस सारी कन्वर्सेशन का? कंक्लूजन ये है कि आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। सो जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद एक और आपके पास जो टॉपिक यूज होता है दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखो स्टीरियो केमिस्ट्री वर्ड अगर आप अपने उसमें ढूंढोगे, सिलेबस में ढूंढोगे, तो शायद वो किसी हेडिंग या सब हेडिंग के थ्रू आपको नहीं मिलेगा। बट जो आपके पास केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं एज वेल ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वाली यूनिट है, इसमें ही स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट इंक्लूडेड है। जैसे आपके पास RS कन्फिग्रेशन कैसे आती है, DL कंपाउंड्स की कन्फिग्रेशन कैसे बताते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ये सारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपके क्या कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए तो उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है और वो स्ट्रॉन्ग बना के जानी है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे उन 4 यूनिट्स में से सबसे ज़्यादा पूछा गया है और चांसेस है कि उससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों बनते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो नाम सुनिए उन 4 यूनिट्स के। पहली है आपके पास केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स, कंटेनिंग ऑक्सीजन, कंटेनिंग नाइट्रोजन, कंटेनिंग हेलोजन्स। 4 आगे हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री, ऑक्सीजन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, हेलोजन्स की केमिस्ट्री और जो आपके पास नाइट्रोजन कंपाउंड हैं उनकी केमिस्ट्री। अब इन चारों में स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें, जो आपके पास केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है उसमें
एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की रिएक्शंस, सिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें वो सब पार्ट कवर हो जाता है। जैसे आपके पास हाइड्रोपोरेशंस है, या मार्कोवनिकॉफ रूल है, या एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है, या मर्क्यूरेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऐसी सारी प्रोसेसेस जो है वो एल्कीन एल्काइंस की रिएक्शंस वाली है। और उसमें से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, और वो एक आप ये मान के चलो हॉट टॉपिक रहता है, ठीक है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें से मैकेनिज्म और एक नॉलेज का भी टेस्ट लिया जाता है, तो उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो वो तो ऐसा है कि उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में से आपने ये पार्ट अपना कवर कर लिया, एल्कीन एल्काइंस की रिएक्शंस और सिंथेसिस। आफ्टर दैट बात की मैंने कि केमिस्ट्री ऑफ दोज कंपाउंड्स विच कंटेन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कंटेन कंपाउंड जो हैं वो काफ़ी लेंथी यूनिट है। लेंथी क्यों है? क्योंकि इसको आगे फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। आपके पास जो एल्कोहल फिनोल ईथर्स है वो अलग है, एल्डिहाइड कीटोन अलग किए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव अलग किए हैं। तो ये तीनों आपके पास अलग अलग हैं। इट मीन्स ये एक लेंथी यूनिट है, तभी उसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है, क्यों इतने क्वेश्चंस बनते हैं या इतनी बड़ी यूनिट है, इसमें आ जाते हैं रिएजेंट्स और नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शंस यानी जो स्पेसिफिक, जैसे आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, उसको हाइड्रोकार्बन्स में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। क्लेमेंसन रिडक्शन है, आपके पास वोल्फ किश्नर रिडक्शन है। आप किसी कार्बोनिल को अल्कोहल तक रिड्यूस करना चाहते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। सो इस तरीके से हमारे पास जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएजेंट्स आ जाते हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस रहती हैं। जैसे कंडेंसेशन की रिएक्शंस है, आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन है, या पर्किंस है, या आपके पास कैनिजारो है। इस तरीके से देयर आर अ नंबर ऑफ नेमिंग रिएक्शंस इन दिस यूनिट, जिसकी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। साथ में रिएजेंट्स हैं। तीसरी चीज़ जो इस यूनिट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है वो हमारे पास है टेस्ट, जो डिस्टिंक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं कि लाइक एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम किन किन टेस्ट्स के बेसिस पे डिस्टिंक्शन उनकी कर सकते हैं। वो वाले टेस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और उससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं। एक तो आपके पास रिएजेंट्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह कर रहे हैं, दूसरे आपके पास नेमिंग रिएक्शन जिनके साथ स्पेसिफिक नाम जुड़ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और तीसरा आपके पास है डिटेक्शन वाले टेस्ट। तो अब इतनी लेंथी यूनिट को आप एक बारी में जब पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन जब रिवीजन की बात आएगी तो दोबारा से उतने ही पेजेस फिर से पढ़ना या उतना टाइम डिवोट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अगर रिवीजन नहीं किया तो इतना सब पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं रहता। दैट्स वाई आपको क्या करना है, जब आप ये यूनिट पढ़ रहे हो तो साथ के साथ ही आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से कि आपके पास ये जितनी भी मैं नेमिंग रिएक्शंस बता रही हूँ वो जब भी आपके पास आप पढ़ रहे हो आई तो साथ में उसको एक शीट पे लिखते गए कि इस नेमिंग रिएक्शन के अंदर क्या सबस्ट्रेट, क्या रिएजेंट कंडीशन और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरा आपके पास आए रिएजेंट्स, तो जैसे मैंने बताया जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है उनको अलग रखो, जहाँ रिडक्शन हो रही है उनको अलग रखो। तीनों चीजें होगी, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स एंड नेमिंग रिएक्शन। अब चौथा आपको क्या करना है, आपको उन टेस्ट्स के बारे में लिखना है जो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन हमें बता रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं। तो कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो एल्डिहाइड के लिए, कौन से कीटोन के लिए, कौन ईथर के लिए, कौन फिनोल के लिए, इस तरीके से आपके पास वो टेस्ट वाला एक अलग आ जाएगा। सो बेसिकली आपके पास तीन यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं जिनको आपको समराइज करना है कम से कम शब्दों में, कम से कम शीट्स पे। नेमिंग रिएक्शंस, रिएजेंट्स जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले या ऑर्गेनोमेटालिक सारे आ रहे हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कहने का मतलब है लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो ऑर्गेनोमैग्नीशियम है। गिलमैन रिएजेंट वो ऑर्गेनोकॉपर है। उस तरीके के रिएजेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो सब आपने रख लेने हैं, ठीक है। और तीसरे आपके पास आगे डिटेक्शन वाले टेस्ट। तो कितनी भी बड़ी यूनिट क्यों ना हो, आप उसको अगर इस शॉर्ट नोट्स वाले मेथड से समराइज करते जाओगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते जाओगे, तो आपको इन द एंड ना रिवीजन में दिक्कत आएगी, ना इतनी सारी चीज़ों को मेमोराइज करने में और लंबे टाइम तक रिटेन करने में दिक्कत आएगी। हाँ, करना क्या है आपको वो जब आप पढ़ लोगे तो पेपर पेन लेके ना वो लिखनी ज़रूर है आपको चीज़ें, कि आपको कितना याद रहा और कितना भूला। जो चीज़ें भूली हैं उनको हाईलाइट करके रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करो या दोबारा लिखने बैठो, अपना एक सेल्फ टेस्ट कह सकते हो अगर लेने बैठो, तो आपको वो ध्यान रहे कि पहले मुझे ये चीज़ भूली थी, अब नहीं भूलनी है, ठीक है। इसलिए वो भूली हुई चीज़ को आपको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है।
ऑलराइट। तो ये बात होगी आपके पास उन कंपाउंड्स की जिसमें ऑक्सीजन है, वो यूनिट लेंथ है और किस तरीके से आप समराइज करके उसको अच्छे से याद कर सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट मैंने बताई थी केमिस्ट्री ऑफ दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन हैलोजन एंड विच कंटेन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में अमीन्स वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा। सेम इसमें भी कुछ आपके रिएजेंट्स, कुछ नेमिंग रिएक्शन और कुछ टेस्ट, डिस्टिंक्शन वाले टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और हेलोजेंस में भी आपको सेम ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। तो अब ये 4 यूनिट्स मैंने यहाँ पे बता दी। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोकार्बन्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री, फिर ऑक्सीजन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, फिर आपके पास है हेलोजेंस की केमिस्ट्री और फिर आपके पास है नाइट्रोजन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री। अगर आपने स्टार्टिंग में अपने बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लिए तो इन चारों यूनिट में जब आप सिंथेसिस पढ़ रहे हो उनकी या उनकी रिएक्शंस पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने बेसिक्स जो थे वो स्ट्रांगली कर लिए थे। अब देखो बेसिक्स करने का तरीका आपके पास क्या है। या तो आपने जो मतलब बिल्कुल +1 +2 की आपकी बुक्स हैं NCERT की, उसमें छोटी से छोटी चीज़ को पढ़ो, या आप YouTube की हेल्प भी ले सकते हो। YouTube में भी बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक के उसके लिए वीडियोस हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट येस, कोशिश करना कि आप एक सही प्लेटफॉर्म से सीखो, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ज्ञान जो है जब फ्री में देना हो तो हर कोई वहाँ पे गुरु बन जाता है, फ्री में कोई भी दे सकता है। इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ को लेके सतर्क रहना, अवेयर रहना कि आप कहाँ से नॉलेज ले रहे हो। तो उस नॉलेज को लेते हुए बस ये चेक करते रहना कि वो सही चल रहा है या नहीं, मतलब सही एक। और वो कैसे पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, अब सब जगह आजकल रिव्यूज़ होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना वैलिड है कितना वैलिड नहीं है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बुक्स भी आपके पास हैं या आप कहीं से अपनी कोचिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको सुटेबल लगता है वैसे आप स्टार्ट करना। बट येस, स्टेप बाय स्टेप यही आपका सही मेथड रहता है कि पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसकी असाइनमेंट्स वगैरह कर लो, उसके बाद उन यूनिट्स पे आओ जिसका एग्ज़ाम में वेटेज पेपर में ज़्यादा रहा है, ज़्यादा पूछा गया है और जिसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर सपोज आपने इतना कर लिया तो आपने एक अच्छा आप कह सकते हो कंटेंट अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लिया है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इतना करके हो गया, ठीक है। इतना कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम बच रहा है तो इसके बाद आपको बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ये 2 यूनिट ऐसे हैं, बायोमॉलिक्यूल और पॉलीमर्स, इस पे भी ध्यान देना है। क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स बड़ी सिंपल सी यूनिट है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगना है, सिंपल याद करने वाली चीज़ें हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में या प्रोटीन्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, DNA RNA बेसिक चीज़ें पूछ देता है वो पेपर में। तो इतनी सिंपल चीज़ें बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो। पॉलीमर्स भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाता है। सो इस तरीके से आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, यहाँ तक कर सकते हो। अब करना कैसे है, तरीका क्या है इसका? तरीका हमेशा ये रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप कहीं से लेक्चर सुन रहे हो या बुक से नोट्स बना रहे हो, साथ साथ में आपने उसकी कोशिश करनी है कि जब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, सपोज आपका 5 से 6 दिन में कोई एक यूनिट है जो आपने ऐसे कंप्लीट कर ली, तो अगले दिन आपको क्या करना है, वो सारा एक बार फिर से देखते हुए उसके ना शॉर्ट नोट्स, जो रिवीजन चल रहा है उस रिवीजन टाइम में शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ताकि जो सेकेंड टाइम रिवीजन होगा उसमें वो शॉर्ट नोट्स आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करें, आपको फिर से उतना टाइम डिवोट ना करना पड़े। बट क्या सिर्फ पढ़ना इनफ है? आपने नोट्स बना लिए, चीज़ें याद कर ली, क्या इतना इनफ है? नो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे, आप उतने माहिर हो जाओगे अपने सब्जेक्ट में, अपनी तैयारी में। तो इस गलतफहमी में भी बिल्कुल मत रहना कि हमने तो ये बुक भी पढ़ ली, ये भी पढ़ लिया, ये भी मगअप कर लिया, सब कुछ याद हो गया है हमें और मतलब हमारा तो पेपर आराम से हो जाएगा। नहीं, एग्ज़ाम में जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनमें वो अप्रोच कैसे लगानी है, अपना नॉलेज वहाँ पे किस तरीके से रखना है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपको याद सब कुछ है, लेकिन आप क्वेश्चन देख के वो अगर अपना नॉलेज वहाँ पे नहीं पुट कर पा रहे हो, अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करनी है। ये हर यूनिट के लिए, हर टॉपिक के लिए आप अपनी आदत बना के चलिएगा, ठीक है। ये हैबिट है आपकी, और कोशिश करिए कि वो जब हो जाए तो उसके बाद कहीं से टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या टेस्ट भी अगर आप चाहो तो कोई आपको एक्सरसाइज मिल रही है कहीं से या क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो एज अ टेस्ट उसको रखो। जब आपको लगा, आप कॉन्फिडेंट हो गए कि हमारी ये यूनिट तैयार होगी, हमें याद भी है, हम क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, देन आप अपना उसका टेस्ट करवाइए। उस परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस है। और टेस्ट जब करवाना है तो टेस्ट में आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, अब उस 1 मिनट में वो आपको सॉल्व भी करना है, वो आपको आंसर टिक भी करना है, ठीक है। और अगर टाइम रहता है तो क्रॉस चेक भी करना है कि सही या नहीं। इट मीन्स आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो बेटर है कि जब भी आप अपना टेस्ट करो, देखो असाइनमेंट तो आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसमें टाइम लग सकता है आपको, तो उसके लिए इतना मतलब प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। बट येस, जब आप टेस्ट पे जा रहे हो ना, टेस्ट कर रहे हो अपना उस टॉपिक का, तो उस टेस्ट में आप टाइम लिमिट ज़रूर रखो। टाइम लिमिट रखोगे, शुरू से आदत रही होगी, तो एग्ज़ाम में जाके आपको बिल्कुल भी वो टाइम का प्रेशर फील नहीं होगा। बड़ी आसानी से आप वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे और जितना आपको करना है उतना कर भी पाओगे, क्योंकि वो आदत आपको पहले से बनी हुई है। बट अगर आपने पहले से वो आदत नहीं बनाई है, अपनी जितना मर्जी टाइम है उसमें, मतलब फ्री टाइम, बहुत टाइम है अपने पास, ऐसे करने 10 क्वेश्चन के लिए पूरा 1 घंटा लगा दिया लगे हुए हो, तो वो स्ट्रेटजी बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होती है। सब कुछ आते हुए भी आप उस लिमिटेड टाइम में एग्ज़ाम अपना नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपने ध्यान में पक्का रखनी है। तो ये आपके पास थे कुछ टिप्स कि शॉर्ट नोट्स आपने अपने ज़रूर बनाने हैं। कोशिश कीजिए जब शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे ऐसे, तो आप ऐसे सरफेस पे उसको रखो, जैसे किसी दीवार पे आप चिपका सकते हो जहाँ आप स्टडी करते हो या जहाँ आपका आना जाना डेली है, ऐसे आप अपने घर में या किसी हार्ड सरफेस पे लगा सकते हो, जिससे आपके पास क्या होगा कि आप बुक्स तो हमेशा खोल के नहीं बैठ पाओगे, लेकिन अगर वो नज़रों के सामने आपकी चीज़ें रहती हैं ना, तो उससे भी वो बैठ जाता है दिमाग में, रिटेन रहता है। जैसे आप मतलब चलते फिरते बात कर रहे हो किसी से फ़ोन पे या कुछ और काम भी कर रहे हो, तब भी अगर वो नज़रों के सामने रहेगा तो वो चीज़ बैठती है दिमाग में, बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। चलते फिरते भी आप उसको 5-7 मिनट अगर डेली दे रहे हो तो वो अपने आप याद हो रही है, आपने कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया। तो ये बहुत अच्छी हैबिट होती है शॉर्ट नोट्स बना के उनको अपने स्टडी रूम में या जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो वहाँ लगाने की, जिससे अपने आप ही वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके ही चीज़ें याद भी हो जाती हैं और आपके लिए हेल्पफुल भी रहती है और एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम भी नहीं करती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स वाली आदत आपने रखनी है। साथ में जो टेस्ट के लिए आपको बताया है कि स्पेसिफिक टाइम रखना है और उस स्पेसिफिक टाइम में स्टॉप वॉच साथ में रहनी चाहिए, उसी में वो टेस्ट करने की आदत शुरू से ही डाल के रखनी है, ताकि टाइम की दिक्कत आपको एग्जाम में बिल्कुल ना आए कि हमें आता था लेकिन मैम टाइम ही नहीं था, हम नहीं कर पाए। ये तभी सुधरेगी जब आपने शुरू से अपने टेस्ट जो हैं वो मतलब फिक्स टाइम में करने की आदत डाली है, स्टॉप वॉच के साथ करने की आदत डाली है, तो इस प्रेशर को आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है। बट इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट है, जिसका मतलब इन मैकेनिज्म्स वगैरह से या इंटरमीडिएट से या जनरल कंसेप्ट से लेना देना नहीं है, वो है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास क्या क्या रहेगा? NMR है, IR है, UV है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट एक्चुअल में कंपटीशन क्रिएट करवाता है मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर में। कैसे? जो हमारे पास बाकी यूनिट्स है ना सिलेबस में दी गई है, वो अगर देखो आप तो +1 +2 में जो सिलेबस है वही वाली हेडिंग उठा के वहाँ दे दी है, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि +1 +2 का सिलेबस करके हमारा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। उसके साथ हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा रिएजेंट्स और बाकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पार्ट आते हैं या स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट आता है, ये कंपटीशन क्रिएट करता है। क्योंकि जो इस गलतफहमी में कि +1 +2 से अपना ये पेपर हो जाएगा, उनको फिर दिक्कत आती है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, लेक्चर कैडर में भी, मास्टर कैडर में भी। दैट्स वाई इस यूनिट को तो सबसे अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये एक तरीके का एडवांस्ड है जो BSc और MSc में करवाया जाता है। तो NMR, IR, UV, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपने इसके साथ इंक्लूड करनी है इस अपनी प्रिपरेशन में। और अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप बाकी यूनिट्स पे भी ध्यान दे सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप ये वाले टॉपिक्स जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। जो भी यहाँ पे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स और जो आपको सजेशंस दिए हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ना वो उसका फोबिया आपके दिमाग में रहेगा, ना ही किसी तरीके का ऐसा लगेगा कि हाँ इसको सिर्फ होशियार बच्चे करते हैं, हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। एवरी स्टूडेंट कैन परफॉर्म वेल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
केमिस्ट्री, अगर उनके पास एक अच्छी अप्रोच है, अच्छी स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है और उसके क्वेश्चंस को किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है या कुछ और सजेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।